बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है ये भी, और एक खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी जो मानी जाती है वो है एड्स। बच्चों आप सब ने एड्स नामक रोग के बारे में खूब सुना हुआ है, और ये बहुत ही घातक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। इसे हम एक बीमारी क्या, एक छुपी हुई महामारी भी कह सकते हैं। इसका पता कुछ वर्षों पहले ही चला है, जिसका अभी तक पूरी तरह से इलाज नहीं है। एड्स का पहला प्रकरण बच्चों 1959 में अमेरिका में एक पुरुष पे मिला। तो आपसे बच्चों ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले एड्स का केस कहाँ मिला और कब मिला। तो आपको पता होना चाहिए 1959 में अमेरिका में एक पुरुष को के अंदर ये रोग पाया गया। इसके पश्चात 1960 में पश्चिमी समाजों जैसे अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, जाम्बिया इस रोग के जो है संकेत यहाँ पर पाए गए। आज पूरे विश्व में इस बीमारी की चर्चा है, और वैज्ञानिक इस बीमारी के बारे में भ्रांतियों को, कारणों को, निदान एवं उपचारों को ढूंढने में लगे हुए हैं। आज बच्चों स्थिति ये है कि ये रोग जो है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। आप सबको पता है ये संक्रामक रोग है, इसलिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। सौभाग्यवश यूँ कह सकते हैं हम कि अभी राजस्थान में इसका प्रकोप ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। विश्व के आंकड़े बताते हैं बच्चों कि आने वाले समय में जन स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है ये एड्स। इस रोग ने अनेक देशों की आर्थिक और सामाजिक संरचना को प्रभावित किया है। इस रोग के कारणों व बचाव के बारे में जानना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है, और इससे न केवल रोग के बारे में जानना बल्कि इससे संबंधित भ्रांतियों को समझना भी आवश्यक है, क्योंकि ये भ्रांतियाँ क्या करती है, व्यक्ति में अनावश्यक रूप से भय पैदा कर देती है, और इसलिए इसके कारण और इसके जो संकेत हैं, जो लक्षण हैं, उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों सबसे पहले आज हम करेंगे एड्स क्या है। एड्स की जो शब्द है जिनसे संरचना हुई है इसकी, वो है AIDS। AIDS इसके एक एक शब्द की व्याख्या मैं कर रही हूँ आपके साथ। पहला है एक्वायर्ड का मतलब होता है ग्रहण करना, उपार्जित, जो हमने ग्रहण किया है खुद। इम्यूनो, I फॉर इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरक्षक, रोग प्रतिरोधक। फिर डेफिशिएंसी, D फॉर डेफिशिएंसी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव। और तीसरा है सिंड्रोम, AIDS। तो A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो, और D फॉर डेफिशिएंसी, और S फॉर सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षण या संलक्षण, जो भी आप कहें इसको। तो उपार्जित, प्रतिरक्षक, अभाव, लक्षण, ये 4 जो हैं इनकी चर्चा हम करेंगे। इस बीमारी का जो नाम है वो है एड्स का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अर्थात ये रोग एक ऐसा विषाणु, एक ऐसा वायरस होता है जिसका नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब आपके सामने मैं 2 बात कर रही हूँ। पहले बीमारी की चर्चा की, बीमारी का नाम जो AIDS है, एड्स, इसको मैंने डिफ़ाइन किया आपके सामने। A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डेफिशिएंसी, और S फॉर सिंड्रोम। ये तो हो गया बीमारी का पूरा नाम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बच्चों ये रोग एक विषाणु या वायरस से होता है, और इस वायरस का नाम भी आपको याद होना चाहिए,
ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HIV। HIV इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। एक्वायर्ड का मतलब होता है जो प्राप्त की गई है, जो हमने खुद ली है। तो ये जो एड्स का रोग है ये व्यक्ति दूसरों से स्वयं प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये बीमारी अचानक नहीं होती है, यातायात नहीं होती है। ये बीमारी HIV नामक विषाणु के प्रकोप से ये एड्स फैलता है। अलग अलग जगहों पर लोगों ने इस वायरस को अलग अलग नाम दिया है, लेकिन 1989 में एड्स का कारक एक ही विषाणु को माना गया। बच्चों, HIV जो है, इसका जो नाम बताया है, एड्स का कारक एक ही विषाणु है जिसका नाम मैंने आपको बताया HIV विषाणु तरल पदार्थ जिसमें कि थोड़ा सा भी म्यूकस, थोड़ी सी भी झिल्ली जहाँ पाई जाती है वहाँ पर ये प्रवाहित झिल्ली के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। इस प्रवाह के प्रमुख जो माध्यम माने जा सकते हैं वो है सीमन, ब्लड और म्यूकस, लार। अब हम बात करेंगे कि भारत में जब एक हम कह रहे हैं कि ये वाली एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति जो है, इस रोग को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से किसी देश का सैन्य शक्ति या इससे पहले हम एक और बात करेंगे। जब किसी माध्यम से HIV मतलब विषाणु जो है वो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को ख़त्म कर देता है। और जब ये ख़त्म कर देता है तो उससे क्या होता है, एक व्यक्ति अलग अलग रोगों से धीरे धीरे ग्रसित होने लगता है। तो बच्चों, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाली जो कोशिकाएं हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, T सेल्स, असंक्राम्य तंत्र जो है, ये एक एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को ये धीरे धीरे क्या करती है, प्रभावित करती है और इन्हें नष्ट करती रहते हैं। संक्रमण के लगभग 12 सप्ताह बाद, इसको हम विंडो पीरियड कहते हैं, 12 सप्ताह बाद ही रक्त की जांच से पता चलता है कि विषाणु शरीर में प्रवेश कर चुका है अथवा नहीं। जिस व्यक्ति के शरीर में एड्स रोग के विषाणु होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, HIV पॉजिटिव मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस उसके शरीर में है, इसलिए उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षात्मक क्षमता क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और इस प्रतिरक्षात्मक जो क्षमता है इसको कम होने में 6 से 10 वर्ष लग जाते हैं। और तब ये स्थिति आती है कि वो जिस भी रोग से ग्रसित हो जाता है उसके कीटाणुओं से अपने शरीर की रक्षा या बचाव नहीं कर पाता है। बच्चों, इस अवस्था को ही क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं। HIV पॉजिटिव व्यक्ति 6 से 10 वर्ष तक सामान्य जीवन जी सकता है, किंतु वह दूसरों को बीमारी फैलाने में तब भी क्या होता है, सक्षम होता है। मतलब वो दूसरों को बीमारी फैला सकता है, ठीक है। इस रोग को हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे जिस प्रकार किसी देश का सैन्य बल समाप्त होने पर देश कमज़ोर हो जाता है और कोई बाह्य शक्तियाँ उस पर क्या करती हैं, आक्रमण करती हैं और विजय प्राप्त कर सकती है। तो इस तरह से अपन ये कहेंगे कि ये प्रतिरक्षात्मक क्षमता जो है धीरे धीरे इसकी ख़त्म कर देते हैं, इसलिए दूसरे देश इस कमज़ोर राष्ट्र पर क्या करते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी क्या होता है, ये प्रतिरक्षात्मक क्षमता जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है इस विषाणु के कारण। और उसके बाद क्या होता है, कई छोटी मोटी बीमारियां इस विषाणु एवं कीटाणु इसमें क्या हो जाते हैं, शरीर में अपना आधिपत्य जमाने लग जाते हैं। जैसे कमज़ोर राष्ट्र में जो कहना चाहिए, जो ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र है वो अपने पांव जमाने लगते हैं, ठीक उसी तरह से
इस कमज़ोर शरीर पर धीरे धीरे ये अपना आधिपत्य जमाने लगते हैं। ये वायरस और व्यक्ति जो है एक साथ कई रोगों से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है, और अंततः क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि वो ठीक होने की क्षमता उसमें रहती ही नहीं है। एक के बाद एक रोग उसको ग्रसित करता जाता है, ग्रहण लग जाता है उसके शरीर में, और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बच्चों, एक बार HIV संक्रमित होने का मतलब होता है जीवन भर का संक्रमण और अकाल मृत्यु। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि एड्स का अभी कोई इलाज नहीं है, बचाव ही इलाज है। इसलिए एड्स से मृत्यु जो होती है वो भी अत्यंत पीड़ादायक होती है। जैसे कैंसर की मृत्यु जो है पीड़ादायक होती है, क्षण क्षण व्यक्ति मरता है, ठीक उसी प्रकार से एड्स में भी यही होता है। एड्स का अभी कोई उपचार नहीं है, कोई टीका नहीं है, कोई वैक्सीन अभी तक आया नहीं। बच्चों, भारत में अगर हम एड्स की बात करें तो भारत में एड्स के रोगी 1980 से प्रकाश में आए हैं, और वायरस विज्ञान के राष्ट्रीय संस्थान पुणे और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में सर्वप्रथम अक्टूबर 1985 में शल्य क्रियाओं की छानबीन करके अप्रैल 1986 तक 10 सीरम स्पष्ट पहचाने गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में एड्स की स्थिति का अनुमान लगाते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में अगर यही दर रही तो 1 करोड़ से भी अधिक व्यक्ति जो हैं एड्स के शिकार हो जाएंगे। क्रॉबर के अनुसार जनवरी 2000 तक लगभग 4 करोड़ लोग इस विषाणु से संक्रमित हो चुके हैं। 1 अप्रैल 1991 तक 182 देशों में एड्स के कुल 3,45,534 मामले पाए गए। सबसे अधिक जो मामले पाए गए वो अमेरिका में हैं, और उसके बाद नंबर आता है अफ्रीका का, फिर यूरोप और एशिया। भारत में प्रथम एड्स रोगी की पहचान मई 1987 में हुई थी मुंबई में। इसी प्रथम खोज के कारण मुंबई को भारत की एड्स राजधानी का दर्जा भी दिया गया है। बच्चों, 31 जनवरी 1993 तक देश में एड्स के रोगियों की संख्या 307 थी, जबकि 1991 तथा 1992 में देश के रोगियों की संख्या 102 और 290 हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एड्स रोगियों की रोकथाम के लिए भारत को 9 करोड़ 79,88,940 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी। इनमें से केवल महाराष्ट्र में ही एड्स के 3,038 रोगी थे। HIV संक्रमण के कार्यकारी अनुमानों से ये संकेत मिलता है कि ये वर्ष 1998 में 3.51 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2000 में 3.80 मिलियन हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है। और भारतीय स्वास्थ्य संगठन मुंबई के संस्थापक ने ये कहा कि देवदासियाँ जो होती हैं वो भी इस रोग को संचारित करने में सहायक होती हैं। केवल कर्नाटक में प्रतिवर्ष हजारों कन्याओं को देवदासी बनाया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देवदासियाँ भी इस रोग को फैलाने का एक वाहक है, माध्यम है। गिलाडा ने सभी तथ्यों का निरोध का प्रयोग तथा नियमित ग्राहकों का आकलन करके ये निष्कर्ष निकाला कि हर रात करीब 40,000 लोगों के लिए वेश्याओं के साथ असुरक्षित संबंध स्थापित करने के कारण HIV संक्रमण से वास्तविक खतरा पाया जा रहा है। तो इस तरह से बच्चों ये सारी चीज़ें अपन ने देखी और ये देखा कि ये रोग जो है बहुत ही खतरनाक है, इसका कोई इलाज नहीं है, और दिन प्रतिदिन इसके से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब बच्चों, हम ये कहेंगे अंत में कि एड्स का अभी तक कोई उपचार और बचाव का टीका नहीं है, इसलिए बचाव ही
उपचार। इसके बाद हम बात करेंगे एड्स की उत्पत्ति के सिद्धांतों की। रेनी सैबेटियर ने अपनी पुस्तक ब्लेमिंग अदर्स, प्रेजुडियस, रेस एंड वर्ल्ड वाइड एड्स में HIV विषाणु जो कि एड्स का कारण है के संदर्भ में कहा कि इसके 3 सिद्धांत हैं जिससे इसकी उत्पत्ति होने की संभावनाएं नज़र आती हैं। पहला उन्होंने कहा पुरातन रोग का सिद्धांत, और इसके बाद दूसरा इन्होंने कहा प्राकृतिक वायरस का सिद्धांत, और तीसरा इन्होंने कहा प्रयोगशाला का सिद्धांत। बच्चों, अभी तक एड्स जो है एक लाइलाज रोग माना जाता है। वैज्ञानिक इसके उपचार हेतु टीका और दवाइयों की निरंतर खोज में प्रयासरत हैं, प्रयत्नशील हैं, लेकिन अभी इसका कोई इलाज नहीं हो पाया है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।